नमस्कार साथियों, हमने अभिक्रमित अनुदेशन का भाग 1 जो पढ़ा था उसमें अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरत है इसकी, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को काम में कैसे लेते हैं और साखी अभिक्रमित अनुदेशन को काम में कैसे लेते हैं, इसके ऊपर विशेष चर्चा हमारी हो चुकी है। पहला भाग जिसने देखा है वही दूसरे भाग पर आगे बढ़े और दूसरा भाग जो देख रहे हैं, पहली बार दूसरे भाग पर आए हैं, उनसे मेरा हार्दिक निवेदन है कि वो पहले भाग को पूरा देख ले, तभी दूसरा भाग जो है उनको समझ में आएगा। अभिक्रमित अनुदेशन की चर्चा जब मैं करता हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर आमतौर पर हम दो भागों की बात करते हैं, एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और एक साखी अभिक्रमित अनुदेशन। हालांकि इसके अलावा कंप्यूटर सह अनुदेशन भी होता है, स्वनियंत्रित अनुदेशन भी होता है, मैथेटिक्स अनुदेशन भी होता है। मैं अभिक्रमित अनुदेशन में हमारी परीक्षा के लिहाज से 3 अनुदेशन पर विशेष चर्चा कर रहा हूं, एक रेखीय, दूसरा साखीय। इन दोनों पर पिछले वीडियो में भी बात हुई। इस वीडियो के अंदर कुछ बातें इन दोनों पर पहले करेंगे और फिर मैथेटिक्स अभिक्रम क्या होता है उसके ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक आप सब जरूर बने रहे। सबसे पहले तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की चर्चा जब मैं करता हूं तो मैं बताना चाह रहा हूं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि इसके प्रतिपादक बीएफ स्किनर है और यह बीएफ स्किनर के ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें जो अभिक्रम होता है वो रेखीय श्रृंखला में आगे बढ़ता है, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, या फिर आप यूं कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इस तरीके से रेखीय अभिक्रम आगे बढ़ता है। ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है ना, इसको हम बाह्य अभिक्रम भी कहते हैं, जबकि साखीय अभिक्रमित अनुदेशन होगा उसमें एक पद के अंदर 3 या 4 विकल्प होंगे, तो उसको हम आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन अपने आप में किस नाम से जाना जाता है? बाह्य अभिक्रम के नाम से जाना जाता है, जबकि साखीय अभिक्रमित अनुदेशन को हम आंतरिक अभिक्रम के नाम से जानेंगे। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी कहा, जैसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, आप एक श्रृंखला में सवालों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने ये कह दिया कि राजस्थान में अनेक वीर हुए हैं, राजस्थान में अनेक वीर हुए हैं, राजस्थान में अनेक वीर हुए हैं, महाराणा प्रताप भी डैश 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 थे। अब बच्चा यहां पर उत्तर देगा और सामने एक स्क्रैच जिसके पीछे कुछ न कुछ इसका जो है वो आंसर छिपा हुआ है। अब बच्चे ने उत्तर दिया, मान लो महाराणा प्रताप भी वीर थे, और उसने स्क्रैच को खुरचा जिसके पीछे उत्तर छिपा हुआ है, उसमें भी क्या लिखा हुआ है? वीर। तो ऐसी स्थिति के अंदर बालक के उत्तर की प्रतिपुष्टि हो गई और बालक को उसके सही प्रत्युत्तर के लिए क्या मिल गया? पुनर्बलन मिल गया। शुरुआत में सवाल बिल्कुल सिंपल है, जो बच्चा आराम से क्लू देखकर, मतलब पहले वाले इसी पद का पहला भाग देखकर दूसरे भाग का उत्तर दे सकता है, और धीरे धीरे सवालों की जटिलता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पर्याप्त उदाहरण दे दिया है, इसलिए केवल एक एग्जाम्पल के द्वारा ही मैं आपको बता रहा हूं। पहला सवाल, फिर दूसरा सवाल, फिर तीसरा सवाल, और धीरे धीरे ये स्तर बढ़ता जाएगा, यानी कि सरल से जटिल के स्तर तक हम जाएंगे। और शुरुआत में बच्चे को वो सवाल पूछे जाते हैं जो ज्ञात है, और धीरे धीरे हम उसे अज्ञात जानकारियों की तरफ भी ले जाएंगे और उसके नॉलेज के अंदर अभिवर्धन भी करने का प्रयास करेंगे। मगर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की चर्चा जब मैं करता हूं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर आम तौर पर जो है क्या अवधारणाएं काम करती है, कौन कौन से इसमें पद होते हैं,
क्या चीज होती है उसके बारे में भी अपन जो है वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको जानकारी हो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में 3 तत्व सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने तत्व? 3 तत्व। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर 3 तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। कौन से 3 तत्व? सबसे पहला तत्व है उद्दीपन, दूसरा तत्व है अनुक्रिया और तीसरा तत्व है पुनर्बलन। उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सवाल, और उन सवालों को, प्रत्येक सवाल को हम एक पद के रूप में लिखे तो बहुत सारे क्या होते हैं? पद। और इन पदों को क्या बोलते हैं? फ्रेम। यानी बहुत सारे क्या होते हैं? फ्रेम। मतलब बहुत सारे सवाल कह दो, बहुत सारे पद कह दो, बहुत सारे फ्रेम कह दो। अब रेखीय अभिक्रमित में चूंकि वन लाइनर है, हालांकि कुछ लघुत्तरात्मक निबंधात्मक प्रकृति के क्वेश्चन भी डाल सकते हैं हम लोग, लेकिन धीरे धीरे जटिलता धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर पद क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। और साखीय चूंकि आंतरिक अभिक्रम होता है, इसमें सवाल के अंदर विकल्प होते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर साखीय अभिक्रमित में फ्रेम्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रेम अपने आप में रेखीय की तुलना में क्या होता है? लंबा होता है। वैसे तो छोटे फ्रेम है, पर रेखीय की तुलना में साखीय में फ्रेम क्या होता है? अपेक्षाकृत लंबा होता है। आपको पता हो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर आमतौर पर 3 तत्व होते हैं: उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। उद्दीपन क्या है? जो पाठ्य वस्तु या जो पद है, मतलब जो फ्रेम है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जितने भी फ्रेम है या जितने भी पद है या जो भी पाठ्य वस्तु है जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो अपने आप में बच्चे को अनुक्रिया करने के लिए मोटिवेट कर रही है, तो वो किसका काम करती है? उद्दीपन का काम करती है। अब इस पाठ्य वस्तु या ये पद या ये फ्रेम जो बच्चे को हमने दिया, इस फ्रेम के प्रति बच्चा क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। मतलब ये फ्रेम, ये पद, ये पाठ्य वस्तु जो बच्चे को हम दे रहे हैं, जिस पर उसको उत्तर लिखना है, वो उसके लिए उद्दीपन का काम करेगा और उस उद्दीपन के प्रति उसको क्या करनी है? प्रतिक्रिया करनी है, अनुक्रिया करनी है। ये अनुक्रिया छात्र के ज्ञान में क्या करेगी? वृद्धि के लिए आवश्यक है। छात्र के ज्ञान में वृद्धि तभी होगी जब वो बच्चा क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। और अनुक्रिया करने के बाद सामने स्क्रैच को खुरचेगा तो उसको क्या मिलेगी? प्रतिपुष्टि मिलेगी। और उस प्रतिपुष्टि में उसका उत्तर अगर सही है तो उसको क्या मिला? पुनर्बलन मिला कि देखो मेरा उत्तर सही है। जैसे महाराणा प्रताप डैश 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 थे, वीर थे, बच्चे ने वीर उत्तर दिया, उसको फीडबैक मिल गया, प्रतिपुष्टि मिल गई कि उसका उत्तर सही है, तो उसको क्या मिल गया? पुनर्बलन मिल गया। तो कहने का मतलब इसमें जो छोटे छोटे पद है वो उद्दीपन है, उद्दीपन के प्रति बच्चा अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया से उसका उत्तर अगर सही है तो जो सकारात्मक प्रतिपुष्टि मिलती है उससे उस बच्चे को क्या मिलता है? उससे उस बच्चे को पुनर्बलन मिलता है। आपको जानकारी हो, अगर हम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात करते हैं तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर 4 प्रकार के पद होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पद। अब पद से मतलब क्या? फ्रेम। और यही फ्रेम किसका काम कर रहे हैं? उद्दीपन का काम कर रहे हैं। ये फ्रेम किसका काम कर रहे हैं? उद्दीपन का काम कर रहे हैं। और अब मुझे बताइए 4 प्रकार के पद होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के पद इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में हम काम में लाते? सबसे पहले शुरुआत के अंदर जो फ्रेम, शुरुआत में जो प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न, 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती जो फ्रेम होते हैं वो अपने आप में कहलाते हैं प्रस्तावना पद। क्या कहलाते हैं वो? शुरुआती जो फ्रेम होते हैं वो अपने आप में कहलाते हैं प्रस्तावना। आपको जानकारी हो, शुरुआती जो पद होते हैं वो अपने आप में कहलाते हैं प्रस्तावना पद। प्रस्तावना पद, इंट्रोडक्टरी फ्रेम, प्रस्तावना पद। अब शुरुआत में बच्चे के सामने जो प्रश्न है वो प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं ना, इसमें बच्चे के को जो नया ज्ञान दे रहे हैं उसको पूर्व व्यवहार से जोड़ने का प्रयास, मतलब पूर्व व्यवहार पर आधारित प्रश्न होते हैं। आपको जानकारी हो, प्रस्तावना प्रश्न जो हम पढ़ते हैं, प्रस्तावना प्रश्न का मतलब यही है कि ऐसे प्रश्न जो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और जिन सवालों का उत्तर बच्चा अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर आसानी से दे सके। तो शुरुआत में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में ऐसे पद रखे जाते हैं जो पूर्व ज्ञान से जुड़े होते हैं और उस पूर्व ज्ञान के माध्यम से ही नवीन ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करेंगे और छात्र सुगमता से अनुक्रिया करके और सीखने का प्रयास कर पाएगा।
अब दूसरे नंबर पे जो फ्रेम होते हैं वो होते हैं शिक्षण पद। आपको ध्यान हो 5, 10, 15 फ्रेम प्रस्तावना के हो गए। उसके बाद में जो मैक्सिमम फ्रेम होंगे, मान लो हमारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में 500 फ्रेम है, 500 में 15-20 फ्रेम प्रस्तावना के हो जाएंगे, लेकिन 300, 350, 400 फ्रेम क्या होंगे? शिक्षण पद। शिक्षण पदों की संख्या क्या होती है? आपको जानकारी हो, बहुत ज्यादा होती है। शिक्षण पदों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और शिक्षण पदों का मूल उद्देश्य होता है बच्चे को पढ़ाना। हर पद में बच्चे को कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और ये पद इस प्रकार तार्किक क्रम में व्यवस्थित होते हैं कि बच्चा पूरे पाठ को, जो भी टॉपिक, क्योंकि रेखीय अभिक्रमित ऐसा नहीं है रैंडमली, कोई पाठ का ही तो होगा, हम पर्टिकुलर पार्ट का रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन बना रहे हैं। तो शिक्षण पद, एक तो ये ध्यान रखना कि शिक्षण पदों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। चारों ही प्रकार के जो पद है उसमें इनकी संख्या सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। और इन पदों का मूल उद्देश्य होता है बच्चे के नवीन ज्ञान का सृजन करना, मतलब बच्चे को नई विषय वस्तु पढ़ाना, ये मूल उद्देश्य हमारा होता है। और ये शिक्षण पद होते हैं, ये तार्किक क्रम में व्यवस्थित होते हैं और बच्चा इन पदों के माध्यम से बिना शिक्षक के भी, शिक्षक की अनुपस्थिति के भी सवालों को आसानी से समझ सकता है। तो आपको जानकारी हो, ये तार्किक क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं और इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि बच्चे को विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाती है। तो शिक्षण पदों की संख्या ज्यादा है। इनका उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान का सृजन करना है, क्योंकि इसमें नई नई जानकारियां होती है। हर फ्रेम पर बच्चा अनुक्रिया करेगा और वो कुछ नया सीखेगा। और तार्किक क्रम में ये फ्रेम व्यवस्थित होते हैं और तार्किक क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो बच्चे को पाठ समझने में मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको जानकारी हो, तीसरे प्रकार के पद होते हैं अभ्यास पद। अब बच्चे को शिक्षण पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसके माध्यम से हमारा उद्देश्य था बच्चे को पढ़ाना, लेकिन जितना हमने पढ़ाया है उनमें बच्चे ने क्या सीखा है, इसके लिए बच्चे को कठिन प्रश्नों वाले फ्रेम दिए जाते हैं, कठिन पद वाले फ्रेम। ये कठिन पद होते हैं जिसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, मतलब शिक्षण पद थे उसमें कठिनाई का लेवल कम है, क्योंकि वहां उद्देश्य बच्चे को सिखाना है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय तो सरल भाषा में पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब टेस्ट लूंगा तो थोड़े से कठिन सवाल भी होंगे, जिसका उद्देश्य यह होता है कि पढ़ाए गए ज्ञान में ही आप अपना दिमाग कितना लगा सकते हो। तो अभ्यास पद में कठिन पद होते हैं और इसका मूल उद्देश्य होता है कि शिक्षण पदों के माध्यम से जो पढ़ाया गया है उसी का अभ्यास कराना। अभी टेस्ट नहीं है, अभी अभ्यास करवा रहे हैं, कठिन पदों के माध्यम से अभ्यास करवा रहे हैं। शिक्षण पदों की तुलना में इनका लेवल जो थोड़ा क्या होता है, हार्ड होता है। और चौथे नंबर पर जो पद होते हैं वो परीक्षण पद होते हैं। इनके अंदर कोई क्लू वगैरह कुछ भी नहीं है। इनका मूल उद्देश्य होता है बच्चे का मूल्यांकन करना कि इस अभिक्रम से बच्चे को क्या फायदा हुआ है। तो कुल मिला के आपको यह समझ में आया होगा कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं, कितने प्रकार के उद्दीपन होते हैं। 4 प्रकार के उद्दीपन, 4 प्रकार के फ्रेम होते हैं। पहला प्रस्तावना पद, जिसका मूल उद्देश्य होता है बच्चे ने जो पहले सीख चुका है, प्रीवियस नॉलेज उसका है, उसके बेस पे फ्रेम दिए जाए और बच्चे का थोड़ा मोटिवेशन हो जाए कि मुझे पहले वाला याद है। फिर शिक्षण पद, जो संख्या में बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो 500 फ्रेम है ना किसी पार्ट के, तो 500 में ये 20-25 ही होंगे, 300, 350 ये होंगे, 50-100 ये होंगे और 20-25 ही हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इस तरीके से सबसे ज्यादा शिक्षण पद, सेकंड नंबर अभ्यास पद और प्रस्तावना और परीक्षण। इसमें अपन कंपैरिजन कर नहीं सकते, प्रस्तावना प्रश्न कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी परीक्षण पद ज्यादा हो जाते हैं। यह चीज ध्यान देना है, सबसे ज्यादा इसमें शिक्षण पद होते हैं और सेकंड नंबर इसमें क्या होते हैं, अभ्यास पद होते हैं। ये विशेष रूप से अपने को दिमाग में रखना है। और परीक्षण पद जो होता है ना, परीक्षण पदों का मूल उद्देश्य ये होता है बच्चे का टेस्ट करना, बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे को कितना आता है। ये हम लोग जो चाहते हैं वो इसके माध्यम से चाहते हैं, मतलब छात्रों के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन करने का प्रयास हम इन पदों के माध्यम से करते हैं। ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी होती है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अपने को दिमाग में रखना है। एक तो बच्चे को सवाल, अगर पहले सवाल का उत्तर आएगा, सवाल का उत्तर देगा, सवाल के उत्तर से गलत हुआ तो भी सीखेगा, सही हुआ तो पुनर्बलन भी मिलेगा। लेकिन पहले पद को पार किए बिना दूसरे पद पर पहुंचना संभव नहीं। क्यों नहीं है,
आप कहोगे भाई पहला दूसरा पहले से 10 सवाल छोड़ दिए और सीधे 500वें सवाल पे जाए तो क्या? मैंने आपको एक बात कही, इसमें पदों का क्रम क्या होता है? तार्किक होता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता है कि पदों का जो क्रम होता है वो क्या होता है? तार्किक होता है। तार्किक का मतलब ये पद कोई रैंडमली जिगजाग नहीं होते, ये पद सरल से कठिन के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये पद जो होते हैं ना, ये पद तार्किक क्रम में होते हैं, सरल से कठिन के क्रम में इन पदों को क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। और आपको जानकारी हो, जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को बनाया जाता है। और बाकायदा बच्चा एक सवाल का उत्तर देगा, उससे कुछ सीखेगा, फिर दूसरे सवाल पे जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई बच्चा जल्दी जल्दी उत्तर दे रहा है तो आधे घंटे में ही वो 100-150वें सवाल पे चला गया, और कोई बच्चा धीरे धीरे चल रहा है तो अपनी स्पीड से चले, आधे घंटे में भले ही वो 15वें सवाल पे पहुंचे। यानी बच्चे को स्पीड से चलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार आगे चलेगा। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का भी इसमें ध्यान रखते हैं। इसमें आपको जानकारी हो, बच्चे को तत्काल प्रतिपुष्टि मिलती है। सवाल का जो भी उत्तर दिया, उस उत्तर पर उसको फीडबैक मिला कि वो उत्तर सही है या गलत है, और सही उत्तर होने की स्थिति में उसको अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि भाई तेरा उत्तर बिल्कुल सही है। पुनर्बलन मिलेगा, और पुनर्बलन मिलने पर वो बच्चा आगे जाने में उसको सुविधा होगी। इसके अलावा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से देखो कई क्लिष्ट विषय होते हैं। सीधा क्लास के अंदर पैराग्राफ वाइज टीचर आपको पढ़ाता है ना, आपको लगता है ये बहुत हार्ड है, और कठिन विषय वस्तु को भी अगर सवाल के रूप में दी जाए तो कई बार बच्चों को सवाल सरल लगते हैं, मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन वो सरल लगते हैं और पूरा पैराग्राफ कठिन लगता है। तो यानी क्लिष्ट विषय होते हैं, उनको बोधगम्य बनाने में, क्लिष्ट विषयों को बोधगम्य, समझगम्य बनाने के अंदर भी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके माध्यम से क्लिष्ट विषय भी क्या हो जाते हैं? बोधगम्य हो जाते हैं। और आपको जानकारी हो, इस अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर मैंने एक बात कही कि यहां पे शिक्षण सामग्री बहुत ही व्यवस्थित होती है। शिक्षण सामग्री बिल्कुल सुव्यवस्थित है, और सुव्यवस्थित होने से बच्चे को जो है त्रुटियों की संभावना कम होती है, और बच्चा जो है आराम से व्यवस्थित तरीके से सीख पाएगा। शिक्षण सामग्री बिल्कुल ही व्यवस्थित क्रम के अंदर हम बच्चे के सामने इसके अंदर प्रेजेंट करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की चर्चा जब हम करते हैं तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर आमतौर पर मैं कहना चाहूंगा कि क्लिष्ट विषयों को भी हम बोधगम्य बना लेते हैं। और आपको जानकारी हो, जितने पत्राचार पाठ्यक्रम होते हैं, या दूरस्थ शिक्षा है, या फिर जहां पर शिक्षकों की कमी है, वहां पर इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का बहुत ही ज्यादा सार्थक उपयोग हो सकता है। ऐसा हमें लगता है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का हम बहुत ही अच्छे से उपयोग जो है वो कर सकते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की चर्चा अगर मैं करूं तो विद्यार्थियों, बहुत सारी चीजें रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। और निश्चित रूप से रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये आपको समझ में यहां पर आया होगा, बहुत फायदेमंद है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर कहूं तो वो ये है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं ना, वो इतने सारे फ्रेम के कारण बोर हो जाते हैं। ध्यान देना, इसकी अगर कमी की बात करूं तो इसकी कमी यह है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो ऐसे छोटे छोटे फ्रेम से बोर हो जाते हैं। देखो, साखी में प्रतिभाशालियों को मजा आता है, लेकिन प्रतिभाशाली जो है ना, वो नीरसता महसूस करते हैं इस रेखीय अभिक्रमित की तुलना में। लेकिन जो पिछड़े और मंदबुद्धि के लिए तो वैसे कोई भी चीज काम की नहीं है, उनके लिए तो हैंड स्किल ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जो पिछड़े बच्चे, कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए रेखीय ठीक है, पर प्रतिभाशाली बहुत लंबे चौड़े फ्रेम, आज 500 फ्रेम पर बढ़ेंगे, वो 50-100 फ्रेम पर जाने के बाद जो प्रतिभाशाली बच्चा है ना, उस प्रतिभाशाली बच्चे को लगेगा यार ये कितने फ्रेम में, आखिर कब ये फ्रेम खत्म होंगे, ये सोचकर ही वो धीरे धीरे इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर नीरसता का अनुभव जो है वो करने लग जाता है। ये विशेष रूप से मैं
रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में आपको समझाना चाह रहा हूं और मुझे लगता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जो है वो समझ में आई होगी। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में अगर समझ में आया है तो निश्चित रूप से शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में भी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर दोनों के अपन अंतर भी करेंगे और फिर अंतर करने के बाद मैं आपको मैथेटिक्स अभिक्रम के बारे में भी बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको जानकारी हो, अगर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की चर्चा करें, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें, तो एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर चूंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, छोटे छोटे फ्रेम है, बहुत सारे फ्रेम है, इसलिए प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो इसके अंदर नीरसता महसूस करते हैं। शाखीय अभिक्रम में चूंकि आंतरिक अभिक्रम होता है और इसलिए उनमें नीरसता की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। चलिए, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की चर्चा अगर मैं करूं तो थोड़ा सा ये भी अपने को महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है ना, इसको अपन बोलते हैं आंतरिक अभिक्रम। इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक अभिक्रम। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को अपन बोलते हैं आंतरिक अभिक्रम। आंतरिक अभिक्रम क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रश्न के क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। एक ही प्रश्न के, अब देखो कई किताबों में आपको 3 विकल्प लिखा हुआ मिलेगा, कईयों के अंदर आपको 4 विकल्प मिलेगा, तो 3 और 4 ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आमतौर पर 3 या 4 विकल्प इसके अंदर आमतौर पर हम लोग देख सकते हैं। अब एक बात मैं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के संदर्भ में आपको बताना चाह रहा हूं कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर जैसे मैंने एक बात करी कि इंटरनल ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें क्या होता है, एक चीज और बता दूं, इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। एक होता है ग्रह पृष्ठ मतलब होम पेज, और एक होता है इसके अंदर त्रुटि पृष्ठ एरर पेज, त्रुटि पृष्ठ। जो एरर वाले आंसर है ना वो आपको त्रुटि पृष्ठों के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो आपको ये विशेष रूप से दिमाग के अंदर रखना है कि इसके अंदर एरर सॉल्यूशन करने के लिए भी विशेष व्यवस्था जो है वो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर होती है। एक बात अपने को शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर दिमाग के अंदर रखनी है कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूं। एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी डाला, इस वीडियो में भी डाल रहा हूं, जो आपको होम पेज पर मिलेगा। देखना, होम पेज पर आपको मुख्य पद मिलेंगे, मुख्य पृष्ठ है, और जो त्रुटि पृष्ठ है ना उस पर आपको एरर का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ग्रह पृष्ठ के ऊपर एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर यह है कि राणा प्रताप का देहांत कहां पर हुआ, राणा प्रताप का देहांत कहां पर हुआ। अब ये मैंने होम पेज पर एक क्वेश्चन ले लिया और इस क्वेश्चन के 3 विकल्प या 4 विकल्प दे दिए। अब 4 विकल्प या 3 विकल्प दे दिए। अब 4 विकल्प क्या दिए, पहला विकल्प दिया हल्दी घाटी, दूसरा विकल्प क्या दिया, दूसरा विकल्प मैंने, अब जैसे हल्दी घाटी ऑप्शन दिया तो हल्दी घाटी अगर आप उत्तर दे रहे हो तो आप जाइए पेज नंबर 41 के ऊपर, ठीक है। आप जैसे ये 41 पेज मतलब हल्दी घाटी सही उत्तर नहीं है ना, तो 41वां पेज त्रुटि पृष्ठ है, इस त्रुटि पृष्ठ पर जाइए तो आपकी त्रुटि का क्या हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दे दिया कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ अगर आपने उत्तर दिया है तो आप जाइए पेज नंबर 77 के ऊपर, तो 77 त्रुटि पृष्ठ जहां की कुंभलगढ़ की त्रुटि अगर आपने की है तो उसका निराकरण हो जाएगा। और फिर आप जाइए चावंड। अब चावंड अगर आपने उत्तर दिया है, उत्तर सही है नहीं है, अब तीसरा विकल्प पे आप पेज नंबर 91 पे जाइए। और चौथा ऑप्शन मान लो दिवेर, तो दिवेर के लिए आप पेज नंबर जो है वो 116 पर जाइए। अब इस तरीके से आपके प्रत्येक उत्तर के लिए आपको अलग अलग पेज नंबर दे दिए, ठीक है। अब होम पेज पर जितने भी पृष्ठ जिन पे सवाल है, जो फ्रेम है, वो तो ग्रह पृष्ठ है, लेकिन बाद में त्रुटि पृष्ठ आपको मिलेंगे जहां पर आपकी त्रुटियों का क्या होगा, निराकरण होगा। तो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि 2 प्रकार से, और इसमें चूंकि विकल्प होते हैं, तो अगर मान लो राणा प्रताप का देहांत कहां हुआ, आपने कुंभलगढ़ उत्तर दिया, आप पेज नंबर 77 पर गए।
अब ये जो सवाल है ये मान लो पेज नंबर 3 पर है, तो ये पेज नंबर 3 जिस पे सवाल है वो तो होम पेज है, लेकिन जो एरर पृष्ठ है पेज नंबर 77, अब इसके ऊपर जब आप जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई कुंभलगढ़ ये राणा प्रताप का जन्म स्थान है, और जहां 9 मई 1540 को पिता उदय सिंह के घर और माता जयवंताबाई के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, और उस बालक का नाम क्या था? उस बालक का नाम राणा प्रताप था। यह चीज आपको पता चलेगी। विद्यार्थियों ध्यान देना, यह बात आपको पता चलेगी, और यह बात आपको किस में पता चलेगी? यह बात आपको पता चलेगी साखी अभिक्रमित अनुदेशन के त्रुटि पृष्ठ पर। आपकी त्रुटि का क्या हो जाएगा? निराकरण हो जाएगा। आपकी जो भी त्रुटि है, मैं बताना चाह रहा हूं कि आपकी त्रुटि का जो निराकरण होना है वो यहीं पर होगा, वो आपके साखी अभिक्रमित अनुदेशन के त्रुटि पृष्ठों के ऊपर ही होगा। ये महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि साखी अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें 2 प्रकार के पेज है, ग्रह पृष्ठ और त्रुटि पृष्ठ। लेकिन साखी अभिक्रमित अनुदेशन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? देखो, बहुत ज्यादा लंबे वीडियो लेक्चर अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है। बाकी रेखीय, साखीय, मैथमेटिक्स, इनको पढ़ने के अंदर तो 10-15 घंटे भी अगर हम पढ़ाए तो ये कम होते अपने आप में। लेकिन आपको जानकारी हो, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की चर्चा जब मैं करता हूं तो साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इसकी कुछ मूलभूत विशेषताएं क्या है, इसकी कुछ मूलभूत विशेषताएं। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको ध्यान हो, इसमें चूंकि एक ही प्रश्न के कई विकल्प है, और एक ही प्रश्न के चूंकि कई विकल्प होते हैं, एक ही प्रश्न के चूंकि कई विकल्प होते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां भीड़ ज्यादा है सवालों की और ऑप्शंस की, और भीड़ ज्यादा है तो भीड़ को अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं? भीड़ को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं क्राउड। भीड़ को अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। और क्राउड कहते हैं इसलिए अपने को दिमाग के अंदर रखना है कि इसके प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन क्राउडर है। इसके प्रतिपादक कौन है? साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन एफ क्राउडर है। इसके प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन एफ क्राउडर। क्योंकि इसमें सवाल और ऑप्शन बहुत ज्यादा क्या होती है? भीड़ होती है, और इसमें क्वेश्चन के आंतरिक विकल्प होते हैं, इसलिए इस अभिक्रम को हम किस नाम से जानते हैं? इस अभिक्रम को हम आंतरिक अभिक्रम के नाम से भी जानते हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ है, जैसे मुख्य पृष्ठ है। अब मुख्य पृष्ठ पर चूंकि क्वेश्चन होते हैं, उसका मूल उद्देश्य पढ़ाना होता है, तो मुख्य पृष्ठ होता है ना, इसके 3 मूल उद्देश्य होते हैं। कौन से 3 मूल उद्देश्य? एक तो बच्चे को पढ़ाना, जो भी विषय वस्तु हम पढ़ाना चाहते हैं। एक बात और कह दूं, हम सवाल के साथ साथ मुख्य प्रश्न पर शिक्षण की विषय वस्तु भी डाल सकते हैं, मतलब थोड़ी विषय वस्तु डाल सकते हैं जिसको पढ़ के बाद में फिर क्वेश्चन डाल सकते हैं। पैराग्राफ के रूप में विषय वस्तु भी डाल सकते हैं जिसको बच्चा एक बार रीड कर ले। शिक्षण मुख्य पृष्ठ पर ही बच्चा ऑप्शन को देखकर क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा, और मुख्य पृष्ठ पर ही आपको जानकारी हो, निदान वाले प्रश्न भी होते हैं जिससे बच्चे की कमजोरियों का क्या चलता है? पता चलता है। तो निदान वाले प्रश्न भी यही है, शिक्षण वाले प्रश्न भी यही है। आपको जानकारी हो, शिक्षण वाले प्रश्न भी यही है, निदान वाले प्रश्न भी यही है, और अनुक्रिया भी बच्चे को यहीं पर करनी है। बच्चे को अनुक्रिया भी यहीं पर करनी है। अब आपको दिमाग के अंदर रखना है कि ये जो मुख्य प्रश्न है ना, इस मुख्य प्रश्न में 2 भाग होते हैं। एक में तो आप निबंधात्मक विषय वस्तु दे सकते हो जिसका मूल उद्देश्य होता है बच्चे को पढ़ाना, बच्चा पढ़े उस विषय वस्तु को, और दूसरा होता है प्रश्न और प्रश्न के विकल्प। प्रश्न और विकल्प ये मुख्य पृष्ठ के ही दूसरे खंड में होते हैं। तो इसमें मुख्य पृष्ठ 2 भागों में होता है। पहले में विषय वस्तु, पैराग्राफ के रूप में जैसे आप पाठ कैसे पढ़ते हो वैसे विषय वस्तु वो पढ़ेगा, और उसके बाद प्रश्न और विकल्प। तो ये मुख्य पृष्ठ का मूल भाग यही है जो इसको साखी अभिक्रमित अनुदेशन बनाता है। हालांकि साखी के अंदर विषय वस्तु भी है, पर साखी बनने का कारण प्रश्न और प्रश्न के आंतरिक विकल्प होते हैं। 3 विकल्प हो सकते हैं, 4 विकल्प हो सकते हैं, और इन विकल्पों पर बच्चा क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा, और इन विकल्पों पर बच्चा अनुक्रिया करेगा, और अनुक्रिया करने के बाद अगर बच्चे ने कुछ गलती की है तो गलती को सॉल्व करने के लिए वो कौन से पेज पर जाएगा? गलती को सॉल्व करने के लिए वो त्रुटि पृष्ठ पर जाएगा। आपको जानकारी हो, गलती उसकी, ये जो त्रुटि पृष्ठ है जिस पर उसकी त्रुटियों का क्या होता जाएगा? निराकरण होता जाएगा, यानी त्रुटि पृष्ठ पर उसके विकल्पों का स्पष्टीकरण होता है। जो बच्चे ने विकल्प दर्शाए हैं
उन विकल्पों का स्पष्टीकरण उसे कौन से पृष्ठों पर मिलेगा? तो आपको जानकारी हो, विकल्पों का स्पष्टीकरण बच्चे को त्रुटि पृष्ठों के ऊपर मिलेगा। यह विशेष रूप से साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर विशेष रूप से अपने को दिमाग के अंदर रखना है। अब एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी कुछ विशेषताएं होती है, वैसे ही साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर भी इसकी कुछ विशेषताएं अपने को दिमाग के अंदर रखनी है कि साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर क्या खास बात है। फिर मैं आपको मैथमेटिक्स बताऊंगा, ध्यान देना, क्योंकि मेरा उद्देश्य वीडियो को लंबा करना नहीं है बल्कि आपको चीज समझ में आ जाए। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर आपको जानकारी हो, एक तो इसमें रेखीय की तुलना में फ्रेम क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। फ्रेम की संख्या क्या होती है? रेखीय अभिक्रमित की तुलना में साखीय के अंदर फ्रेम अधिक होते हैं। दूसरा, प्रत्येक फ्रेम के अंदर क्या होते हैं? विकल्प हो सकते हैं। प्रत्येक फ्रेम में आंतरिक विकल्प, जैसे सवाल के अंदर विकल्प, तो प्रत्येक फ्रेम के अंदर आंतरिक विकल्प होते हैं और इन विकल्पों के कारण यह अभिक्रमित अनुदेशन कैसा है? आंतरिक अभिक्रम बनता है। आपको जानकारी हो, इसमें भी दो प्रकार के फ्रेम हो सकते हैं। एक आपको जानकारी हो जो जिनमें मुख्य फ्रेम हो सकते हैं, जिनमें हमने बच्चे को सवाल पूछे हैं, और मुख्य फ्रेम में कुछ निदान वाले फ्रेम है जिसमें बच्चे की कमजोरियां पता चली है, तो कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक फ्रेम भी बनाए जाते हैं। मुख्य फ्रेम तो वो है जिसमें हमने बच्चे को सवाल पूछे, बच्चे को सिखाया है, लेकिन जहां जहां बच्चे की कमजोरियां हमें पता चलेगी, आगे तार्किक क्रम में उपचारात्मक फ्रेम भी होते हैं। और आपको जानकारी हो, बहुविकल्पीय प्रश्नों का हम प्रयोग करते हैं, और जब हम साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात करते हैं तो साखीय अभिक्रमित अनुदेशन एक तरीके से ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। मतलब ट्यूटोरियल विधि जिसमें अध्यापक की अनुपस्थिति के भी बच्चे को बहुत ज्यादा सिखाने का प्रयास जो है वो किया जाता है। बच्चे को नवीन ज्ञान का सृजन करने में मदद मिलती है। आपको जानकारी हो, त्रुटि पृष्ठों पर बच्चे की त्रुटियों का निराकरण भी मिलता है। त्रुटि, अगर बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो सही उत्तर की दिशा के अंदर उसकी पूर्ति पुष्टि के साथ में उसको पुनर्बलन मिलेगा, और मान लो बच्चे ने गलत उत्तर दिया है तो उसकी त्रुटियों का निराकरण होगा, बच्चे को उसका फीडबैक मिलेगा, और त्रुटि होने की दिशा में भी बच्चे को नया ज्ञान मिलेगा। कि जैसे महाराणा प्रताप का निधन चावंड में हुआ, लेकिन बच्चे ने कुंभलगढ़ उत्तर दे दिया, तो कुंभलगढ़ वाले त्रुटि पृष्ठ पर जब वो जाएगा तो उसको पता चलेगा कि आखिर कुंभलगढ़ किस सवाल का उत्तर है और कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का क्या संबंध है। राणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में, यानी रेखीय में ज्ञान नया तो उसमें भी मिलता पर उसमें कम नया ज्ञान है, इसमें नया ज्ञान भरपूर है, क्योंकि चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन गलत होने पर भी आपके नॉलेज के अंदर बेइंतहा वृद्धि होती है। यह रेखीय अभिक्रमित साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की मूलभूत विशेषता होती है। आपको जानकारी हो, त्रुटि को दूर करने का प्रयास होता है, और व्यक्तिक भिन्नता पर पूरा ही अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित है। मान लो एक बच्चा चारों विकल्पों का उत्तर देना, उनकी त्रुटियों के पेज पर जाना, त्रुटियों को सीख, त्रुटियों का निराकरण करना, नया ज्ञान अर्जित करना, इसमें कुछ बच्चे ढीले होते, समय ज्यादा लेंगे तो भले ही धीरे धीरे चले, कुछ बच्चे फास्ट चलेंगे तो भले ही फास्ट चले। तो व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित है, किसी भी बच्चे के लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो इसलिए बच्चे को अपनी गति से ही चलना है। क्योंकि शिक्षक तो होता नहीं है कि जो कंट्रोल करे, बच्चे को खुद ही चलना है, पत्राचार व्यवस्था के ही तो विकल्प है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। लेकिन साखीय के अंदर अगर मैं कुछ कमी की बात करूं तो आपको जानकारी हो, रेखीय की तुलना में रेखीय की तुलना में आपको जानकारी हो, यह विधि क्या है? लंबी विधि है। रेखीय की तुलना में साखीय जो होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। इसको निर्माण करना बहुत ही महंगा होता है। इसको निर्माण करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जो विशेषज्ञ हमारे पास नहीं होते तो साखीय अभिक्रमित अनुदेशन ढंग से तैयार नहीं हो पाता। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, चूंकि बहुविकल्पीय है तो बहुविकल्पीय में बच्चे अनुमान के आधार पर भी कई बार उत्तर देते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं।
ठीक है, साखी अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर ये महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग में रखनी है। प्रतिभाशाली होते हैं उनको इस प्रकार में रेखीय की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को क्लिक करते हैं, गलत भी होता है तो उनको नया सीखने को मिलता है, और सही उत्तर होता है तो पीछे के पेज पे मतलब कार्य करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए प्रतिभाशालियों को आमतौर पर इस विधि में मजा आता है। तो ये बात हम लोगों ने करी साखी अभिक्रमित अनुदेशन की। रेखीय और साखीय, मुझे लगता है आपको दोनों चीजें समझ में आई होगी और दोनों के अंतर भी अच्छे से आपके दिमाग में बैठे होंगे। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे अगर मैं बात करूं मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन को हम कहते हैं अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन या मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रम, इसके नाम से भी मैं जान सकता हूं। और आपको जानकारी हो, मैं मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन की बात करूं तो मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक महोदय टीएफ गिलबर्ट माने जाते हैं। महोदय गिलबर्ट, इनका नाम आता है विशेष रूप से मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर। ध्यान दीजिएगा, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें तो विशेष रूप से अपने को दिमाग के अंदर रखना है कि थॉमस एफ गिलबर्ट, टीएफ गिलबर्ट, वो इसके प्रतिपादक माने जाते। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट इस मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के क्या है? प्रतिपादक है। और ये मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन की बात करूं तो मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब क्या होता है? थॉमस एफ गिलबर्ट ने ही मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन को जो है वो परिभाषित किया। मैं बहुत सरल तरीके से आपको मैथेटिक्स का मतलब बता दूंगा, ध्यान देना। मैथेटिक्स से अभिप्राय क्या है? मैथेटिक्स क्या है? मैथेटिक्स का मतलब क्या है? देखो, गणित का मतलब ही जटिलता होती है, तो मैथेटिक्स और मैथेटिक्स से मैथमेटिक्स। मैथेटिक्स से अभिप्राय है जटिल व्यवहार समूह का विश्लेषण और पुनर्निर्माण करने के लिए पुनर्बलन के सिद्धांतों का सुव्यवस्थित प्रयोग, जिससे विषय वस्तु में बच्चा निपुणता प्राप्त करे। एक बात और कह दूं, विषय वस्तु पर निपुणता और विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए रेखीय और साखी की तुलना में मैथेटिक्स अभिक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। यह ध्यान देना। मैथेटिक्स से अभिप्राय उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूं। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन को परिभाषित करते हुए गिलबर्ट ने कहा, मैथेटिक्स से अभिप्राय जटिल व्यवहार समूह का पुनर्विश्लेषण या विश्लेषण और पुनर्निर्माण। जटिल व्यवहार समूह का विश्लेषण व पुनर्निर्माण, जटिल व्यवहार समूह का विश्लेषण और पुनर्निर्माण करने के लिए पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से प्रयोग, पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से प्रयोग अवरोही अभिक्रम कहलाता है। अवरोही अभिक्रम, मैथेटिक्स अभिक्रम कहलाता है। अवरोही अभिक्रम कहलाता है। तो आपको जानकारी हो, जटिल व्यवहार समूह का विश्लेषण और पुनर्निर्माण करने के लिए पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से उपयोग जो है वो अवरोही अभिक्रम कहलाता है, जिससे विषय वस्तु में निपुणता आती है। विषय वस्तु में क्या आती है? निपुणता आती है, जिससे विषय वस्तु में निपुणता आती है। देखो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और या फिर यह लिख सकते हैं कि पुनर्बलन के सिद्धांतों का सुव्यवस्थित प्रयोग जो विषय वस्तु में नैपुण्यता का प्रतिनिधित्व करे। एक ही बात है।
तो मैथेटिक्स से अभिप्राय है जटिल व्यवहार समूह का विश्लेषण और पुनर्निर्माण करने के लिए पुनर्बलन के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित प्रयोग करना, जिससे विषय वस्तु में निपुणता आ सके। अब एक बात ध्यान देना, थॉमस एफ गिलबर्ट का ये जो मैथेटिक्स अभिक्रम है, एक तो ये रेखीय और सांख्यिकी की तुलना में काफी जटिल होता है और ज्यादा तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी कठिन कौशल का अर्जन करने के लिए, विषय वस्तु पर पकड़ पाने के लिए, वांछित अंतिम व्यवहार को प्राप्त करने के लिए, विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार करने के लिए, आपका कमांड और कंट्रोल सब्जेक्ट पर करने के लिए इस अभिक्रमित अन्वेषण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आपको मैथेटिक्स अभिक्रम के बारे में बताना चाह रहा हूं कि मैथेटिक्स अभिक्रम, मैं अभी आपको यह भी बताऊंगा कि इसको यूज कैसे कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन होता है ना, ये एक तो इसको बनाना बहुत ही क्या है, जटिल है। बनाना बहुत ही क्या है, जटिल है। इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसको बनाने के लिए तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति चाहिए, तकनीकी दक्षता चाहिए। हर आदमी इसका निर्माण नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी इसकी उपयोगिता क्यों है? क्योंकि कठिन कौशलों का अर्जन करना हो, कठिन कौशल प्राप्त करने हो, विषय वस्तु पर अधिकार करना हो, जैसे कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक पर आपकी पकड़ हो, विषय वस्तु पर अधिकार। जैसे अभिक्रमित अन्वेषण आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, लेकिन क्या कोई भी किताब पढ़ने से हर एक को समझ में आता है? नहीं आता ना। तो विषय वस्तु पर पकड़ पाने के लिए आपको इस प्रकार के अभिक्रमों से गुजरना होता है। विषय वस्तु पर पकड़, विषय वस्तु पर अधिकार, इसके लिए विशेष रूप से मैं कहूंगा मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। इसके अलावा वांछित अंतिम व्यवहार का सृजन, मतलब जो हम चाहते हैं कि हमारा, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ रहे तो हमारा वांछित अंतिम व्यवहार क्या है कि अभिक्रमित अनुदेशन का 100% कंसेप्ट क्लियर हो। तो वांछित अंतिम व्यवहार ये लाने के लिए हमें मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन की बहुत बड़ी क्या होती है, भूमिका होती है। और किसी भी विषय वस्तु पर या किसी भी कंटेंट में निपुणता, उसके लिए मैथेटिक्स अभिक्रम की भूमिका है। अब देखना, मैथेटिक्स अभिक्रम की शैली जटिल है, तकनीकी दक्षता चाहिए, फिर भी इसका उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कठिन कौशल का अर्जन हो, विषय वस्तु पर अधिकार हो, वांछित अंतिम व्यवहार, मतलब जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड जटिल से जटिल क्वेश्चन है उसके भी अंतिम पद तक हम जाए और वो हमें याद रहे और हम विषय वस्तु में निपुण बने, दक्ष बने। इसके लिए मैथेटिक्स अभिक्रमित अन्वेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आमतौर पर मैं बताना चाह रहा हूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं, आपको ध्यान देना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं मैथेटिक्स अभिक्रमित अन्वेषण की चर्चा अगर करूं तो मैथेटिक्स अभिक्रमित अन्वेषण के अंदर आमतौर पर 3 प्रकार के पद होते हैं। कितने प्रकार के पद होते हैं? 3 प्रकार के पद, 3 प्रकार के मूलभूत सोपान होते हैं। एक होता है प्रदर्शन, एक होता है अनुमोदन और एक होता है उन्मुक्ति। ध्यान देना, इस मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर 3 प्रकार के सोपान है। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर कितने प्रकार के सोपान सामान्य रूप से हमें दिखाई देते हैं? एक हमें दिखाई देगा प्रदर्शन, दूसरा हमें दिखाई देगा अनुमोदन, अनुबोधन का मतलब हिंट, क्लू, अनुबोधन मतलब क्लू, और तीसरा हमें दिखाई देगा उन्मुक्ति, मतलब अनुक्रिया करने के लिए हमें छूट दे दी, रिलीज कर दिया, हमें फ्री हैंड दे दिया कि अब आप अनुक्रिया करो। प्रदर्शन का मतलब है सारा कुछ क्या करना है वो बता दिया, आपको जो है वो बता दिया कि क्या करना है। अनुबोधन का मतलब है आपको हिंट दिया कि अब आप कौन सा स्टेप करो, और उन्मुक्ति का मतलब है अब आपको अनुक्रिया करने के लिए क्या कर दिया, फ्री हैंड दे दिया। तो इसमें एक चीज और कह दूं, इसमें रेखीय की तरह बहुत सारे सवाल, छोटे छोटे फ्रेम नहीं। इसमें वास्तव में अगर मैं कहूं तो मैथेटिक्स अभिक्रम में फ्रेम नहीं, समस्या ही मूल है। यहां पर हमारा उद्देश्य बच्चे के सामने छोटे छोटे फ्रेम प्रस्तुत करना है ही नहीं, यहां हमारा उद्देश्य है बच्चे के सामने समस्या प्रस्तुत करना और उस समस्या के माध्यम से बच्चे को किसी कंटेंट के अंदर, किसी अभ्यास के अंदर उसे निपुण करना। यह मूल उद्देश्य हमारा होता है। तो 3 प्रकार के सोपान इसमें होते हैं, प्रदर्शन, अनुमोदन और तीसरा प्रकार का क्या है,
उन्मुक्ति। अब ये तीनों आपको कैसे समझ में आएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें क्या चीज करनी है। जैसे गणित के अंदर वैदिक गणित आप पढ़ते हो और मान लो 25 का वर्ग करना है, तो आपको पता है कि 2 का 3 से गुणा करो और 2 इंटू 3 25, ये 25 जोड़, बाकी कुछ नहीं है बीच में, 2 इंटू 3 6 होता है, 625। इसी तरीके से 35 का वर्ग करना है, 35 का वर्ग करना है, तो 35 का वर्ग करने के लिए यहां 3 अंक है, तो 3 इंटू 4 और 25 यानी कि 1225। उदाहरण के तौर पर आपको 45 का वर्ग करना है, तो 4 इंटू 5 और 25, 4 इंटू 5 20, 20 25। 55 का वर्ग करना है, 55 का वर्ग करना है तो 5 इंटू 6 और 25 यानी 5 इंटू 6 30 25। 65 का वर्ग करना है, 6 इंटू 7 और 25 यानी कि 42 25। अब देखिए, ये तो मैंने बताया है कि ये चीज मैं अब आपको मैथमेटिक्स अभिक्रम से कैसे प्रेजेंट करूंगा वो अब बताऊंगा। 25 का वर्ग करना है तो 2 का 3 से गुणा 6 625, 3 का 4 से गुणा 12 25, 4 का 5 से गुणा 20 25, 5 का 6 से गुणा 30 25, 6 का 7 से गुणा कितने हो गए 42 25। अब आपको बता रहा हूं कि इसी चीज को मुझे मैथमेटिक्स अभिक्रम से बच्चे को समझाना है, कैसे समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो शुरुआती 2-3 ऐसे स्टेप होंगे जब प्रदर्शन के ही पद होंगे, जहां सभी पद प्रदर्शन के होंगे, मतलब सभी जो स्टेप है ना वो प्रदर्शन के ही होंगे। आपको ध्यान हो, शुरुआत में सारी चीज प्रदर्शन है, उसके बाद धीरे धीरे अनुमोदन है और फिर धीरे धीरे उन्मुक्ति पर आएंगे। एक बात और कह दूं, इसको अवरोही अभिक्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले बच्चे से अंतिम पद की अनुक्रिया कराई जाती है, फिर अंतिम पद से पहले की अनुक्रिया कराई जाती है, फिर उससे पहले पद की अनुक्रिया कराई जाती है, और जो फर्स्ट स्टेप की अनुक्रिया वो सबसे लास्ट में कराई जाती है, यानी उल्टे चलते हैं इसके अंदर। कैसे उल्टे चलते हैं आप देखिए। सबसे पहले तो प्रदर्शन। प्रदर्शन क्या है, प्रदर्शन के अंदर जैसे उदाहरण कोई एक सवाल ले लिया, हम ऐसी द्विअंकीय संख्या का वर्ग करना चाहते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो। हम ऐसी द्विअंकीय संख्या का वर्ग करना चाहते हैं, वर्ग करना चाहते हैं जिसका इकाई अंक क्या हो 5 हो। ये अब इकाई अंक 5 हो, हम ऐसी द्विअंकीय संख्या का वर्ग करना चाहते हैं जिसका इकाई अंक क्या हो 5 हो। अब मान लो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, प्रदर्शन। अभी प्रदर्शन ही है, पहला जो स्टेप होगा ना उसमें प्रदर्शन ही है, उसमें अनुमोदन उन्मुक्ति नहीं है। धीरे धीरे अनुमोदन पर फिर उन्मुक्ति पर बढ़ेंगे। अब देखो पहला स्टेप हमें क्या करना है, 2 अंक की संख्या लिखिए, 2 अंक की संख्या लिखिए। अब 2 अंक की संख्या लिखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर लिख दिया। पहले स्टेप में वैसे प्रदर्शन है इसलिए आपको उदाहरण देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा स्टेप, संख्या के दाहिनी अंक को, संख्या के दाहिनी अंक को उसके अगले अंक से गुणा करिए, अगले अंक से गुणा करें। फिर तीसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या है के आगे 25 लिखे और पूर्ण संख्या ही हमारा क्या है उत्तर। जो पूर्ण संख्या में प्राप्त हुई पूरी संख्या वही हमारा क्या है उत्तर है, मतलब वो क्या है वर्ग है। अब पहले स्टेप में कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, हमने बच्चों को ये सिखाया कि इस स्टेप को करना कैसे, मतलब हमने टोटली क्या किया प्रदर्शन। इसमें जैसे 3 स्टेप, मान लो 3 पॉइंट है तो तीनों ही पॉइंट में हमने क्या किया प्रदर्शन किया। अब प्रदर्शन के बाद में अब हम अनुमोदन भी देंगे। देखो जो सबसे अंतिम पद है ना निपुणता का पद, जहां हमारा उत्तर मिलेगा, तो निपुणता का पद ही सबसे पहले बच्चे को करवाना, इसीलिए इसको अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अब ये मान लो फर्स्ट समस्या, फ्रेम कह दो समस्या कह दो, वैसे इसमें फ्रेम की जगह समस्या ही मूल रूप में होती है। अब मान लो
यही चीज दूसरे स्टेप में करूं तो दूसरे स्टेप में हम प्रदर्शन के साथ साथ बच्चे को अनुमोदन भी देंगे। 35 का वर्ग ज्ञात करो। अब एक सवाल दे दिया, 35 का वर्ग ज्ञात करो। पहला स्टेप, द्विअंकीय संख्या लिखो। तो द्विअंकीय संख्या क्या है? 35 है। द्विअंकीय संख्या क्या है? 35। दूसरा स्टेप, 3 को 4 से गुणा करो। 3 को 4 से गुणा करो, जो 12 आती है। ये 12 बच्चे को नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना, ये बच्चे को नहीं पूछा अभी 12, क्योंकि अवरोही है। सबसे पहले लास्ट वाला उत्तर पूछेंगे। गुणा करते हैं जो 12 आता है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप, पांच का वर्ग बराबर क्या होता है? 25 होता है। और चौथा स्टेप, 12 को पहले तथा उसके साथ 25 को रखो। मतलब हमने क्लू दे दिया, बच्चे को हिंट दे दी सारी। उसके साथ 25 को लिखो। अब बच्चे को हमने क्या किया? अनुमोदन दे दिया। लेकिन अनुमोदन देने के बाद अब बच्चे को एक अनुक्रिया करने के लिए फ्री किया, एक अनुक्रिया। और वो अनुक्रिया क्या है? वो आंसर है सीधा। मतलब निपुणता वाला पद, जो अंतिम पद है, वो बच्चे से पहले करवाया जाएगा। तो 12 को पहले लिखना है, 12 बच्चे ने लिखा, 12 पहले। 25 को बाद में लिखना, 25 बाद में। तो बच्चे ने केवल इतनी ही अनुक्रिया की है, 1225, इस स्टेप के आधार पे। देखो, पहला जो स्टेप था ना, पहला ये समस्या, इसके अंदर बच्चे ने कोई अनुक्रिया नहीं की, बच्चे का कोई रेस्पॉन्स नहीं था, हमने ही उसको सारा करके दिया, हमने प्रदर्शन किया। दूसरे में हमने प्रदर्शन भी किया, हमने बच्चे को हिंट भी दिया, अनुमोदन भी किया, और साथ में बच्चे से केवल आंसर की अनुक्रिया ली। यानी जो नैपुण्य पद है, जो अंतिम पद है, जहां बच्चे को निपुणता प्राप्त करनी है, वो नैपुण्य पद पर ही उसको अनुक्रिया करवाई। और ये नैपुण्य पद की अनुक्रिया ही बच्चा सबसे पहले कर रहा है। अब तीसरे स्टेप में जा रहा हूं। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? तीसरे स्टेप के अंदर, जैसे उदाहरण के तौर पर, अब एग्जांपल ले लिया, 55 का वर्ग ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले द्विअंकीय संख्या 55 है। अब द्विअंकीय 2 अंकों की है कि नहीं है, और उसका इकाई अंक 5 है कि नहीं है, वो चेक करो। तो वो 55 है। दूसरा, 5 को अगले अंक से गुणा करो। ये कौन सा? दाही वाला 5। इसको अगले अंक से गुणा करो। यहां लिख देंगे दाही के 5 को। दाई, वैसे तो 5 5 ये, पर हमने, हमारा मूल उद्देश्य बच्चे को सिखाना है। तो दाई के 5 को इकाई अगले अंक से गुणा करो, तो 5 × 6 बराबर 30 आएगा। अब ये भी हमने बच्चे को करके दिया, ये भी बच्चे को करके दिया। अब हम क्या करेंगे? इकाई अंक जो 5 है, इकाई अंक 5 का वर्ग क्या होता है? इकाई अंक 5 का वर्ग क्या होता है? अब देखो, पहले अपन ने ये स्टेप भी करके दिया था, इस बार इस स्टेप पे ही बच्चे से अनुक्रिया करवा लेंगे। तो यहां अब बच्चा अनुक्रिया करेगा, 5 × 5 25, ये अनुक्रिया बच्चे ने की। और चौथा, 30 को पहले व 25 को साथ में रखो, यह भी अनुक्रिया बच्चे ने की, और बच्चे ने आंसर दिया 30 25। तो अब आप देखिए, सब पहले अपने लास्ट पद की अनुक्रिया कराई, अब एक स्टेप और अनुक्रिया कराई, और अगला स्टेप आएगा ना, उसमें यह अनुक्रिया भी बच्चे से करवाएंगे। इस तरीके से सबसे पहले बच्चे से अंतिम पद ही केवल पूछा, फिर अंतिम से एक पद पहले वाला पूछा, फिर उससे एक पहले वाला पूछा। इसलिए यह श्रृंखला अवरोही चलती है, और इसलिए इस प्रकार के अभिक्रमित अन्वेषण को हम क्या कहते हैं? अवरोही अभिक्रम कहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, बच्चे की विषय वस्तु पर पकड़ के लिए यह अभिक्रमित अन्वेषण बहुत ही क्या होता है? जरूरी होता है। विषय वस्तु पर पकड़ के लिए यह अभिक्रमित अन्वेषण बहुत ही जरूरी होता है। मुझे लगता है अभिक्रमित अन्वेषण की जितनी बातें थी, रेखीय, साखीय, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आई होगी। निश्चित रूप से
अभिक्रमित अनुदेशन के 3 प्रकार महत्वपूर्ण। एक तो मैंने आपको बताया अभिक्रमित अनुदेशन, और आपको ध्यान रखना है इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखते हैं, इसमें बच्चे की कमजोरियां पता करते हैं, इसमें बिना शिक्षक के भी बच्चा पत्राचार और दूरस्थ पाठ्यक्रम में सीख जाता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार है, इसमें छात्र की कमजोरियों को भी दूर करते हैं, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर चलते हैं, इसमें फ्रेम्स भी होते हैं, इसमें सरल से जटिल की ओर भी चलते। ये रेखीय, साख्य और मैथमेटिक्स जिसको ढंग से समझ में आ गया, मुझे लगता है ऐसे बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात कह दूं कि अभिक्रमित अनुदेशन फायदेमंद है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी होती है। जैसे इसमें सीखने का विकास मतलब मेंटल डेवलपमेंट तो हो जाता है, लेकिन सुनना, बोलना, चिंतन, मनन, ये सारी चीजें गौण हो जाती है। आपको जानकारी हो, रेखीय, अभिक्रमित और साखीय, इनके अंदर क्या होता है, इसमें ज्यादातर हम ज्ञानात्मक पक्ष पर तो ध्यान दे देते हैं, पर बच्चे के भावात्मक पक्ष पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि यहां तो टीचर है ही नहीं, तो बच्चे की भावनाओं को कौन देखेगा, तो भावात्मक पक्ष पर अपन ध्यान नहीं देते। इसके अलावा प्रतिभाशाली कई बार लंबे लंबे फ्रेम के कारण जो है वो बोर हो जाते हैं। अपन क्लास में पढ़ते वहां सामाजिकता का विकास होता है, यहां पर सामाजिकता का विकास कैसे होगा, बच्चा खुद ही पन्ना लेकर पढ़ रहा है, जैसे अपन मोबाइल चलाते हैं वैसे का वैसे अभिक्रमित अनुदेशन लेकर बैठा है, तो सामाजिकता का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये कुछ इसकी कमियां भी है जो अपने को ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर अभिक्रमित अनुदेशन का सारा कंसेप्ट मुझे लगता है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला वीडियो लेक्चर किस टॉपिक पर आना चाहिए, जरूर प्रतिक्रिया करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।